हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से फिजिक्स क्लासेस के अंदर बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आपका। तो ज़्यादा टाइम अपने वेस्ट नहीं करेंगे और आज अपने डायरेक्ट अपने टॉपिक्स पे आएंगे ताकि अपनी क्लास लॉन्ग उसके और काफ़ी हम मटेरियल को क्या कर सकें बेटा, कवर कर सकें। तो जल्दी से जल्दी हम अपना सिलेबस कवर करें ताकि हम अपने अगर रिवीजन के ऊपर भी आए तो हमें जल्दी से जल्दी समयांतराल मिल सके। लास्ट जो क्लास के अंदर बेटा मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवा रहा था फ्लक्स से रिलेटेड, तो आज भी अपने इसको कंटिन्यू रखते हुए अपने गोस का प्रमेय और गोस के प्रमेय का एक अनुप्रयोग कर लेंगे जो आज अपना इतना टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक को कवर करते हुए अपने आज चलेंगे बेटा, ठीक है। तो लेट्स अपने इस टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखो बेटा, सबसे पहला जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन देता हूं, बिंदु आवेश Q के कारण, बिंदु आवेश Q के कारण बनने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। हमें क्या करना है, कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसका अगर अपने हल करते हैं तो हल यहां पर लिखेंगे। हमने क्या लेना है, बिंदु आवेश, और हमें पता है अगर कोई आवेश बिंदु आवेश है, अगर वो पॉजिटिव आवेश का तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी की सारी क्या होती है बेटा, बाहर की तरफ निकलती हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक बिंदु आवेश Q, और ये अपने चारों तरफ क्या करता है, एक इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करता है बेटा, बाहर की तरफ निकालेगा कुछ इस तरीके से। अपने चारों तरफ क्या करेगा, इस तरीके से विद्युत फ्लक्स बल रेखाओं को बाहर निकालेगा। और अगर अपने इन बल रेखाओं को मिलाएं, अगर हम इन बल रेखाओं को मिलाते आते हैं तो हमारे पास में एक वृत्ताकार विद्युत फ्लक्स का क्या हो जाता है बेटा, निर्माण हो जाता है। ये सारी की सारी क्या है बेटा, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा। अब करना क्या है, हमें एक पॉइंट यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या होती है, हमने सभी ने पढ़ा हुआ है KQ/R²। इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे बेटा, हम इसको 1 दे देंगे। अब हमने क्या करना है, इस संपूर्ण के लिए विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब भी इस संपूर्ण के लिए निकालना होगा तो हम एक छोटे से dA अल्पांश का क्या कर लूंगा बेटा, मैं एक टुकड़ा सा ले लूंगा। अब क्योंकि गोले का संपूर्ण तो निकाल नहीं सकते एक साथ, तो हमने क्या ले लिया, एक छोटा सा dA अल्पांश ले लिया। ये क्या है हमारा बेटा, एक dA अल्पांश, ठीक है। ये क्या बन गया, एक dA अल्पांश। और हमने अभी इस लास्ट वीडियोस के अंदर ये पढ़ा था कि जो फाई की फ्लक्स की परिभाषा होती है, जो फ्लक्स की परिभाषा होती है वो होती है बेटा हमारे पास में फाई बराबर में E.A कोस थीटा। या तो मैंने ये बोला था, अगर हमारे पास में बंद लूप की बात होती है, अगर बंद लूप की बात होती है तो फाई बराबर में क्लोज्ड लूप E.DA कोस थीटा, कुछ ऐसा भी हम काम कर सकते हैं। तो हम ये पूरा का पूरा बंद लूप है। सबसे पहले हमने देखना है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के मध्य जो बनने वाला कोण है वो कितने डिग्री का है। तो सबसे पहले हम इस गोले के लिए एरिया वेक्टर देखते हैं, तो ये रहा बेटा हमारा dA अल्पांश। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बेटा इस तरफ, तो और ये जरूरी नहीं है, हम dA अल्पांश इस तरफ भी ले सकते हैं, 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 इस तरफ भी ले सकते हैं। यानी कि हर पॉइंट के ऊपर dA अल्पांश करके पता नहीं कितने ही अल्पांश बना सकते हैं।
लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, छोटा सा dl5 ले लिया जिसका एरिया वेक्टर हमने इस तरफ मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इस तरफ चारों तरफ है, इसीलिए मैंने चारों तरफ बताया। अब हमारा ई भी इसी तरफ है, ई को मैंने रेड मार्कर से दर्शाया है, ई भी हमारा इसी तरफ है और डी ए भी इसी तरफ है। दोनों के मध्य एंगल देखो कितना है, दोनों के एंगल है बेटा 0 डिग्री। तो हमें इतना पता चल गया कि थीटा बराबर में है 0 डिग्री। तो हम क्या लगाएंगे, फाई बराबर में क्लोज्ड लूप ई डॉट डी ए कोस 0 डिग्री। हाँ जी, बात क्लियर होगी यहां तक की। तो फाई बराबर में क्या आ गया बेटा हमारे पास, क्लोज्ड लूप ई डॉट डी ए, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर रख सकते हैं या नहीं रख सकते? अरे मान रख सकते हो या नहीं रख सकते? अरे बिल्कुल रख सकते हो बेटा जी। तो हम क्या करेंगे, फाई बराबर में क्या आएगा, वैसे कई बार क्या करते हैं, इसको भी हम डी फाई L5 ले लेते हैं, तो डी फाई का समाकलन करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं आने वाली। के क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर डॉट डी ए। हाँ जी, बात बन गई यहां तक की बेटा। इसको समीकरण नंबर देंगे बेटा हम 3। अब एक बात देखो बेटा, यहां से के क्यू भी बाहर आ जाएगी और आर स्क्वेयर भी क्या आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। और हम एक यहां पर पॉइंट लिखेंगे कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर की स्क्वायर होता है। सभी जने जानते हो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर की स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहां पर, फाई बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और यहां पर क्लोज लूप और ये डी आ गया। और जो हम जानते हैं कि जो डी ए का समाकलन होता है वो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में, ए आ जाएगा। तो फाई बराबर में क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर की स्क्वायर। संपूर्ण के लिए निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास में संपूर्ण के लिए ही मान निकल रहा है और यहां पर आ जाता है ए। अब गोले का क्षेत्रफल आप सभी जानते हो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, फाई बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, 4 पाई आर की स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट। और फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई की वैल्यू आएगी के क्यू इंटू में 4 पाई। अब यहां से भी एक मान आप सभी जने जानते हो, वो ये जानते हो कि के बराबर में क्या होता है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सभी जने जानते हो ये भी बात। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई के, या 4 पाई के किसके बराबर में आएगा बेटा, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई या नहीं आई? अरे क्या करा है, सिंपल सी बात है, इस एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ ले गया और के को इस तरफ ले आया, तो एप्सिलॉन नॉट का मान 1 अपॉन में 4 पाई के। अब यहां से देखो के है, 4 पाई भी है, तो मैं इस स्टेप को क्या लिख देता हूं बेटा, फाई बराबर में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन में क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो पॉइंट निकल के आया हमारा, ये आ गया कि बिंदु आवेश के कारण जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, फाई बराबर में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होता है। हमने ये निकाल लिया है बेटा। अब एक आपको यहां से एक बात बता दूं, ये जो नियम है बेटा, अभी मैं थोड़ी देर में एक पॉइंट लिखूंगा बेटा, वो लिखूंगा गॉस का नियम या गॉस प्रमेय। ये एक तरीके से क्या तरीका, क्या 100% ये गॉस की प्रमेय आ गई है हमारी प्रूफ होकर। अगर हमारे से प्रूफ पूछा जाए तो एज इट इज कर दो। क्वेश्चन के अंदर ही हमने क्या कर लिया, गॉस की प्रमेय को सत्यापित कर दिया है बेटा। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है बेटा, अभी अपने स्टेटमेंट भी लिख लेंगे इसकी, गॉस की प्रमेय की क्या होती है। तो हमने ये लिख लिया है कि जो, और उससे पहले हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए कि गॉस की प्रमेय के लिए हमेशा काल्पनिक बंद पृष्ठ होना चाहिए। ये बंद पृष्ठ था बेटा, चारों तरफ से घिरा हुआ था। फिर भी अपने दोबारा से रिपीट देख लेते हैं कि बिंदु आवेश
आवेश Q के कारण कुल विद्युत फ्लक्स। सबसे पहले हमने आवेश लिया और हमने क्या देखा, इस ये आवेश अपने चारों तरफ क्या करता है, एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, और प्लस आवेश है तो सारी की सारी बल रेखाएं अपने चारों तरफ से बाहर निकालता जाएगा। निकाल दी बेटा इसने। अब क्या हुआ, हमने इसको एक डॉटेड लाइन के साथ मिलाया तो इसने क्या देखा, एक गोले का निर्माण कर दिया। अब हम गोले का निर्माण देखने गए तो हमने क्या देखा, इसका एक छोटा सा अल्पांश लिया बेटा डीए। डीए को लेते हुए हमने देखा, हम सबसे पहले फ्लक्स की परिभाषा जानते हैं, फ्लक्स बराबर में ई डॉट डीए कोस थीटा निकाला। तो हमें ई और डीए के बीच में क्या देखना था, एक एंगल देखना था, वो हमने देख लिया, कितना आया बेटा 0 डिग्री, वो लिख दिया। फिर हमने क्या निकाला, हम बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानते हैं, के क्यू अपॉन में क्या होती है, आर स्क्वायर। मैंने के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर रखा डॉट डीए। अब क्योंकि संपूर्ण का निकालना है तो संपूर्ण के लिए हम गोले का क्षेत्रफल जानते हैं, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका भी समाकलन कर दिया तो हमने ए बराबर में क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे कट कटा करके हमारे पास में जो वैल्यू निकल गया थी वो 5 बराबर में क्या था है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही हमारी जो प्रेम्य है वो किसकी प्रेम्य होती है बेटा, गॉस की प्रेम्य होती है। उम्मीद है बड़े मजे से यहां पर समझ में आया होगा। तो और गॉस की प्रेम्य का स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं बेटा। फील करो बेटा हर चीज को, जब फील करनी सीख जाओगे तो हमारे पास फिजिक्स बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। अगर इसको बिना फील के करोगे, रट्टा मारने के ऊपर जाओगे तो बेटा रट्टा ही मारते रह जाओगे। तो हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें हर चीज को समझना है और समझ के ही काम करना है। तो गॉस की प्रेम्य क्या कहती है, मैं यहां पर लिखता हूं गॉस की प्रेम्य का स्टेटमेंट। और जो गॉस का नियम है वो कुलाम के नियम से ज्यादा बेटर है बेटा, ये काफी ज्यादा क्षेत्र तक फैला हुआ है, ठीक है। तो गॉस की प्रेम्य क्या कहता है, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से काल्पनिक मतलब कि बेटा कल्पना की जाएगी हमारे द्वारा, किसी भी आकार का ले सकते हैं, किसी भी आकृति का ले सकते हैं अपने, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ। और पृष्ठ क्या होना चाहिए, बिल्कुल चारों तरफ से बंद होना चाहिए। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश परिबद्ध कुल आवेश का 1 में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, और यही स्टेटमेंट हमने यहां पर लिखी थी कि फाई बराबर में समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही हमने अभी निकाला था। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहां पर, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। समीशन क्या है, क्यू क्या है बेटा, कुल आवेशों का योग।
समीशन क्यू क्या है बेटा? कुल आवेशों का योग। तो अगर इसको लिखना चाहें, समीशन क्यू बराबर में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डैश डैश Qn, यानी कि इसके अंदर काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर अकेला एक आवेश नहीं होगा, बहुत सारे आवेश होंगे और उन सभी का क्या आ रहा है बेटा? ये योग होकर के आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, तो इसके अनुसार तो हम जो हमारा नियम है वो ऐसा भी लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश Qn अपोन में एप्सिलॉन नॉट। ये जो हमारा नियम है ये बना है केवल और केवल निर्वात या वायु हेतु। किसके लिए बना है? निर्वात या वायु हेतु। अगर यही काम हमारा किसके लिए करना हो बेटा जी? माध्यम हेतु। अगर ये काम किसके लिए करना हो? माध्यम हेतु। तो माध्यम हेतु ये क्या नियम बन जाएगा बेटा? फाई बराबर में समीशन क्यू अपोन में एप्सिला एम। या तो ये लिख सकते हैं, या हम जानते हैं बेटा परावैद्युतांक। आप सभी ने एक परिभाषा पढ़ रखी होगी परावैद्युतांक। इसको एप्सिला आर से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिला आर बराबर में होता है एप्सिला एम अपोन में माध्यम की विद्युतशीलता बटे में निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ही क्या कहलाता है? परावैद्युतांक कहलाता है। तो हम यहां से ये भी लिख सकते हैं एप्सिला एम बराबर में एप्सिला आर इंटू एप्सिला नोट। तो हमारा गोस की प्रेम में क्या आएगी बेटा? फाई बराबर में समीशन क्यू अपोन में एप्सिला आर इंटू एप्सिला नॉट। ये हमारी किसके लिए होगी? ये हमारी होगी जब हम किसके लिए बात कर रहे होंगे बेटा? माध्यम हेतु। ये तब की बात है जब हम किसके लिए कर रहे होंगे बेटा? माध्यम हेतु। तो ये हमारा था बेटा गोस की प्रमेय। गोस की प्रमेय क्या थी? किसी काल्पनिक, काल्पनिक मतलब कल्पना की जाएगी हमारे द्वारा कि ये ऐसी चीज हो सकेगी। तो किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत या किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1 अपोन में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया। समीशन क्यू क्या है? यहां पर कुल आवेशों का योग, और जो भी है बाकी हमने बातें लिख दी हैं। माध्यम हेतु आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहां पर इसके बाद में आती है गॉस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे। और वो बिंदु क्या है वो हम अब करेंगे। उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आई होगी। ठीक है बेटा जी, अब आगे करते हैं। आगे चलना है, पीछे नहीं चलना। कहने का मतलब है कि जिंदगी में हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहो। टांगे खींचने वाले बहुत आएंगे, डिसलाइक करने वाले बहुत प्रश्न आएंगे, उनको नेग्लेक्ट करते हुए जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। चलो ठीक है जी, बढ़ेंगे। अब आता है गॉस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। 8 या 9 बिंदु हैं बेटा, फटाफट उसके ऊपर डिस्कशन करके अपने आगे की तरफ चलेंगे। पहला बिंदु क्या है? गॉस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों में
केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू होता है जो कूलाम के व्युत्क्रम नियम का व्युत्क्रम नियम की पालना करता है। यानी कि गॉस का नियम तब ही लागू होगा जब पहले हमारा किसका नियम हो जाएगा बेटा, कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग मतलब कि एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r², यानी कि जितनी दूरी कम उतना ज्यादा हमारे बल का मान लगना शुरू हो जाएगा। पहला पॉइंट समझ में आया? फटाफट फिर भी पढ़ो कि गॉस का जो नियम है केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू होता है जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग, जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग, वर्ग भी लिख लो बेटा जी यहां पर रुकिया, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है, जो गॉस का नियम है, या गाउस कह लो बेटा, गाउस का नियम निर्वात एवं माध्यम में लागू होता है। निर्वात तथा माध्यम दोनों में लागू होता है। इस ऊपर वाले का मतलब यह था कि F व्युत्क्रमानुपाती क्या होना चाहिए बेटा, 1/r² होना चाहिए पहले, तो तब ही हमारा किसका नियम चल पाएगा बेटा, गॉस का नियम चल पाएगा। हाँ जी, दोनों के दोनों पॉइंट समझ में आए? दोबारा रिपीट लेते हैं कि गॉस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू होता है जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। फिर अपनों ने क्या बोला कि गॉस का नियम निर्वात तथा माध्यम दोनों में लागू होता है। ये हमने पॉइंट लिखा भी है और पढ़ा भी है बेटा। फिर हमने पढ़ा था कि फाई बराबर में समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। अब समीशन क्यू का मतलब क्या था, समीशन क्यू से मतलब ये था कि कुल आवेश जो हमारा काल्पनिक बंद पृष्ठ लेंगे उसके अंदर कुल आवेश कितना, इस लाइन को भी लिख लेते हैं बेटा हम एज ए थर्ड पॉइंट बना करके। और थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, पृष्ठ से परिबद्ध पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेशों का अर्थ पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेशों का अर्थ पृष्ठ के अंदर स्थित पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। ये पॉइंट हमने पढ़ा कि Q बराबर में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डैश डैश Qn है। इसका मतलब यही है बेटा, ठीक है बेटा। अब चौथा पॉइंट क्या कहता है, गाउस का नियम या गाउस के नियम के अनुप्रयोग में गाउस के नियम के अनुप्रयोग में एक उपयुक्त पृष्ठ का
चुनाव किया जाता है जिसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, जिसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। यह पृष्ठ, यह काल्पनिक पृष्ठ या काल्पनिक बंद पृष्ठ, यह काल्पनिक बंद पृष्ठ स्वैच्छिक पृष्ठ होता है। स्वैच्छिक पृष्ठ होता है जिसकी आकृति गोलाकार, घनाकार, बेलनाकार, किसी भी प्रकार की हो सकती है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि ये जो आकृति है वो किसी भी आकार की हो सकती है, किसी भी आकृति की हो सकती है। ये चार के चार पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब इस पॉइंट को समझ भी लेते हैं, थर्ड पॉइंट को और फोर्थ पॉइंट को, फिर आगे का काम करते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब इस चीज का मतलब क्या है बेटा, इस चीज को समझते हैं। यहां पर मान लो ये हमने क्या ले लिया, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ ले लिया। मान लो इसके अंदर जो आवेश हैं, उन आवेशों का मान क्या है बेटा, माइनस का 2 कूलम, प्लस का 6 कूलम और माइनस का 4 कूलम और प्लस का 5 कूलम। तो ये हमारा पॉइंट दे रखा है। अब इससे हमने क्या बोला, पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेशों का पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। अब अगर इसको फाई बराबर में लिखें तो इसको ये लिखेंगे बेटा हम -2 प्लस 6 -5 प्लस 4 अपोन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर में क्या आ जाएगा, 6 और सॉरी ये बेटा 5 प्लस का है और माइनस का 4 दे रखा है। तो हमारे पास में क्या गया, 5 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये है बेटा। तो हमारा इस थर्ड लाइन का मतलब ये था। और उसके बाद में क्या कहते हैं कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग में एक प्रयुक्त पृष्ठ का चुनाव किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ। जब भी आप किसी भी आकृति के ऊपर ये काम कर रहे होगे तो सबसे पहले हमें एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो किसी भी आकार तथा आकृति का हो सकता है। ऐसे नहीं है कि उसके लिए गाउस का नियम परिवर्तित हो जाएगा। अरे गाउस का नियम सेम रहने वाला है। और गाउस का नियम क्या होगा, चाहे तो हमारा बेलन ले लिया जाए, इसको थोड़ा सा मैं छोटी आकृति के अंदर ले रहा हूं, चाहे हमारा गोला ले लिया जाए, चाहे हमारा घन ले लिया जाए, ठीक है। तो इन सभी के लिए जो गाउस का नियम है वो यही रहने वाला है, फाई बराबर में समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। चेक कर लेते हैं, फ्रेम तो नहीं कट रहा, चलो कोई नहीं, ठीक है। यहां पर भी क्या आएगा, फाई बराबर में समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए भी क्या आएगा, फाई बराबर में समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि चाहे हमारा कोई भी हो, चाहे बेलनाकार है, किसी भी प्रकार की हो सकती है और हमारा गाउस का नियम परिवर्तित नहीं होगा। उम्मीद है यहां तक की बात बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ चुकी होगी आप सभी को।
स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है जी। अब पांचवा पॉइंट क्या लिखें? अरे ये सारे के सारे हमारे पॉइंट काम में आएंगे। हाँ जी। अब पांचवा पॉइंट देखो बेटा क्या कह रहा है हमारे पास। गाउस के नियमानुसार गाउस के नियमानुसार बंद पृष्ठ से निर्गत बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के आकार तथा पृष्ठ के आकार क्षेत्रफल पृष्ठ के आकार क्षेत्रफल एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता। आकृति पर निर्भर नहीं करता, चाहे आकृति कैसी भी है उनके लिए ये लागू ही रहेगा। इसको भी समझ लेते हैं बेटा कैसे। इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। मान लो मैंने सबसे पहले ले लिया एक गोला, एक ले लेते हैं बेटा अपने बेलन, ठीक है। अब इनके लिए क्या करेंगे हम? अगर इसके अंदर आवेश Q है और इसके अंदर भी क्या है बेटा आवेश Q है, तो जो हमारा गाउस का नियम होगा वो क्या आएगा? इसके लिए φ1 बराबर में क्या आ जाएगा? समीशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इसके लिए भी क्या आएगा? φ2 बराबर में समीशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि कहने का मतलब सीधा सा है कि φ1 बराबर में क्या होगा बेटा? φ2 आएगा। बात समझ में आ गई होगी यहां तक की। अब नेक्स्ट लाइन लिखते हैं बेटा अपने छठा पॉइंट। और छठा पॉइंट क्या कहता है हमारा? बंद पृष्ठ से निर्गत बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता। निर्भर नहीं करता। अब कहने का मतलब क्या? इसको भी डायग्राम से समझते हैं। एक तो गोला ये ले लिया बेटा हमने, एक गोला हमने ये ले लिया, और एक गोला हमने ये वाला ले लिया। ठीक है बेटा। अब हमने क्या करा? एक आवेश लिया बेटा जो मैंने इसके बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट के ऊपर, एक आवेश ले लिया बेटा मैंने यहां पर।
अब एक क्या करा बेटा, मैंने यहां पर इन आवेशों को 4 भागों में बांटा, Q/4, Q/4 और Q/4। तो इसके लिए गाउस का नियम क्या आएगा बेटा, फाई बराबर में समीशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए आएंगे तो भी क्या आएगा बेटा, फाई बराबर में समीशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इसके लिए गाउस का नियम लिखते हैं, तो फाई बराबर में क्या आ जाएगा, Q/4 प्लस Q/4 प्लस Q/4 प्लस Q/4 और अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास में जो गाउस का नियम निकल के आएगा वो ही आएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां पर मैं एक सिंपल सा पॉइंट लिख देता हूं कि जो समीशन Q है वो किसके बराबर में है बेटा, Q के ही। तो हमारे पास में चाहे आवेश कहीं पर भी वितरित हो, मध्य में हो, चाहे 4 भागों में तोड़ा हो, चाहे 2 भागों में तोड़ा हो, हमारा गाउस का नियम कभी भी परिवर्तित नहीं होने वाला है। 6 के 6 पॉइंट समझ में आए, फटाफट से फिर भी इसको नोट कर लो और फिर आगे का काम करते हैं हम, क्योंकि अभी एक अनुप्रयोग आपको करवा के ही जाऊंगा आज। हाँ जी, हो गया होगा नोट। छह पॉइंट हो चुके हैं, 7वां पॉइंट लिखते हैं बेटा। फाई नेट का मान, फाई नेट का मान बंद पृष्ठ के अंदर फाई का मान बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। चलो ये पॉइंट अपने वैसे ही लिख दिया, स्थिति पर निर्भर नहीं करता। चलो ये कोई समस्या नहीं है, ये हमने वैसा का वैसे लिख दिया। 8वां पॉइंट क्या कहता है, 8वां पॉइंट कुछ ऐसा कहता है, फ्लक्स का मान फ्लक्स का मान आवेशों की मात्रा आवेशों की मात्रा प्रकृति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। यानी कि हमारा सिंपल सा कहने का मतलब है, आवेशों की मात्रा कितनी है, अगर 4 होगी तो फ्लक्स का मान 4 गुना हो जाएगा, 2 होगी तो फ्लक्स का मान 2 गुना हो जाएगा, अगर 1 है तो 1 गुना तो है ही बेटा। तो यानी कि जितने ज्यादा आवेश होंगे उसके ऊपर, मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। 8 पॉइंट हो चुके हैं, अब 9वां पॉइंट। बेटा इनको याद करोगे तो अच्छे ढंग से ही हमें पता चलेगा, तब ही हम इन पॉइंटों को आगे काम में ले सकते हैं, अदरवाइज हमें इनका कोई मतलब नहीं है। चाहे तो फिर लिखो चाहे ना लिखो, हमें इनसे कोई मतलब नहीं निकल के आएगा। नौवां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। किसी, तो इसको ध्यान से लिख लेना बेटा, किसी बंद सममित वस्तु, किसी बंद सममित वस्तु के केंद्र पर
क्यू आवेश स्थित हो तो क्यू आवेश स्थित हो तो इसके आधे पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स तो देखो बेटा, अगर हमारे पास में ये गोला दिया होता है और हमें यहां पर आवेश क्यू दिया जाता है तो हम क्या लिखते हैं, फाई बराबर में समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये लिख दिया जाता है। अगर हमारे पास में इसी आकृति को कुछ इस तरीके से तोड़ दिया जाए बेटा, आधे भाग में डिवाइड कर दिया जाए, तब हमारे पास में गॉस का क्या नियम आएगा, 5/2 बराबर में 1 क्यू समीशन क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आधा ही हो जाएगा बेटा उसका। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हमने इसको डायरेक्ट याद रख लेना है ताकि हमें काम करने में आसानी हो जाए। समझ में आ गया होगा बेटा ये भी पॉइंट। अब बेटा देखो लास्ट 10th नंबर पॉइंट, केवल बंद लूप के अंतर्गत आवेश ही फ्लक्स में योगदान देते हैं, बाहर के आवेश नहीं। अब इस पॉइंट को भी समझते हैं बेटा कैसे। मान लो ये हमारा बेटा कोई गोला दे रखा है बेटा। अब इसके अंदर मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आवेश हैं, ठीक है, और एक आवेश यहां पर बाहर मौजूद है, तो हम इस वाले अंदर वाले को ही काम में लेते हैं, बाहर वाले को क्यों नहीं लेते। यहां से मान लो 1 2 3 बल रेखाएं यहां से बाहर निकली इसके अंदर से, तो सिंपल सा पॉइंट ये आता है कि कितनी बल रेखाएं प्रवेश करी और कितनी बल रेखाएं बाहर निकली। 1 2 3 3 ही एंटर करी और 3 ही बाहर निकल गई। तो कहने का मतलब यही है कि बल रेखाएं को जो बीजगणितीय योग था, प्रवेश करने वालों की संख्या 3, बाहर निकलने वालों की संख्या 3, तो हमारा ये काम में नहीं आया। तो बाहर वाला आवेश नहीं काम में आएगा क्योंकि उनकी प्रवेश करने वाली और बाहर निकलने वाली की संख्याएं क्या रहती है बेटा, बराबर में रहती है, इसीलिए काम में नहीं लिया जाता। बात समझ में आ गई होगी। और अगर हमारे पास में आकृति कैसी है बेटा, घन की, घन के प्रत्येक फलक के ऊपर अगर हमें निकालना है मान, घन के प्रत्येक फलक के ऊपर, और हमें पता है घन के प्रत्येक फलक कितने होते हैं, 6, तो फाई बराबर में समीशन क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। और अगर हमें घन के प्रत्येक शीर्ष पर निकालना है तो हम क्या करेंगे बेटा, शीर्ष के लिए मैं यहां पर वैल्यू लिख रहा हूं, शीर्ष हेतु समीशन क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। और अगर हमें कहां पर बोला जाए, प्रत्येक भुजा पर, तो भुजाएं कितनी होती हैं बेटा, 12, प्रत्येक के लिए क्या आएगा बेटा हमारा आंसर, 5 बराबर में समीशन क्यू अपॉन में 12 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें कुछ एक पॉइंट है जो याद रखने हैं बेटा हमारे बेसिकली। उम्मीद है बहुत ही अच्छे ढंग से गौस के आपको ये 10 के 10 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। 1 बाय 1 मैंने आप सभी को पॉइंट इसके अंदर लिखता आया हूं, ठीक है जी।
स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट से और अपने इसको इरेज कर देते हैं। अब सिर्फ 10 से 15 मिनट और क्लास लूंगा बेटा, उसके बाद मैं इस क्लास को फिनिश कर दूंगा। अब आता है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में से सबसे पहला जो अनुप्रयोग है बेटा वो है आवेशित। चलो सबसे पहले अपने गोलों के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे बेटा। सबसे पहले यहां पर क्या लिखोगे बेटा, गोले या गोला। अब गोला बेटा दो प्रकार का होता है। अरे बर्फ वाला गोला नहीं है, खाने वाला, ये हमारा फिजिक्स वाला गोला है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है। ये भी टेढ़ा हुआ है आजकल मेरे को लगता है। चलो कोई नहीं, जैसा भी है। एक तो आएगा बेटा गोलीय कोश। सबसे पहले गोला, एक तो होता है बेटा गोलीय कोश। एक वर्ड लिखा हुआ आएगा बेटा गोले। गोलीय कोश का मतलब होता है बेटा खोखला। और सिर्फ गोले लिखा हुआ आएगा तो उसका मतलब होगा कि सॉलिड गोले की बात करी जा रही है, भरा हुआ है बेटा जो पूरा का पूरा। अब इसको भी आगे बांटा गया बेटा किन किन फॉर्म के अंदर, चालक, अचालक। इसको भी बांटा गया चालक और अचालक। ठीक है, चालक और अचालक। अब हमने क्या ज्ञात करनी है बेटा, इनके अंदर हमारी चार स्थितियां रहने वाली हैं। चार गोले ज्ञात करेंगे, उनमें से हमें तीन स्थितियां रहने वाली है। सॉरी बेटा, पहली स्थिति आर बड़ा है, आर बराबर में आर। तीसरी ये वाली स्थिति रहने वाली है। तो अब इनके बेटा मैं टिक लगाऊंगा, इसका ये वाला रिजल्ट, अचालक गोले का ये वाला रिजल्ट, और चालक गोले का ये वाला रिजल्ट, और अचालक गोले का ये वाला रिजल्ट बराबर में रहने वाले हैं। हाँ, एक जैसा आंसर आएगा। इस गोले का ये वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट और ये वाला भी क्या रहेगा बेटा, बराबर में रहेगा। इस गोले का ये वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट बराबर में रहेगा, लेकिन ये बराबर में नहीं है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट गोलों के अंदर वैल्यू आ जाती है बेटा। ठीक है, तो ये कहानी इंपॉर्टेंट के अंदर आएगी। तो हमने कुल मिलाकर के 12 तरीके के गोले निकाले, और 12 में से मैं सिर्फ करवाऊंगा 3 और 1 4। ये गोला एज इट इज ही होगा, सिर्फ डायग्राम बनवा दूंगा बेटा, ताकि करके देखा जाए, खुद को भी पता चले कि हाँ हमें कितना को मटेरियल आता है। ठीक है, तो गोलों की कहानी कुछ समझ में आ गई होगी। बस बेटा 10 मिनट की और क्लास। सबसे पहला पॉइंट आएगा बेटा गोलीय कोश।
सबसे पहले लिखेंगे चालक गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इनको निकालने से पहले थोड़ा सा एक पॉइंट बताता हूं बेटा। जैसे कि हमने गाउस का नियम पढ़ा, फाई बराबर में समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक हमने पढ़ी थी बेटा फ्लक्स की परिभाषा, क्या परिभाषा थी फ्लक्स की? फाई बराबर में क्लोज्ड लूप के लिए ई डॉट डी ए कोस थीटा। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तब हमारे पास में जो गाउस का नियम आता है वो आता है क्लोज्ड लूप ई डॉट डी ए कोस थीटा बराबर में समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। जब भी हमें गाउस के नियम के अनुप्रयोगों की बात करनी है और विद्युत क्षेत्रता की तीव्रता निकालनी है, सबसे पहले फ्लक्स की परिभाषा, उसके बाद में हम लगाएंगे बेटा गाउस का नियम लगाएंगे। बात समझ में आ गई होगी यहां तक? फिर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले हमें 3 जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पहला पॉइंट, जब आर का मान बड़ा है किससे बेटा? कैपिटल आर से। सबसे पहले मैं क्या करता हूं बेटा, एक चालक गोला बना लेता हूं। अब चालक गोला है, अगर खोखला है, जैसे बेटा ये मेरे हाथ में एक रिंग डाल रखी है, यानी कि रिंग का मतलब है गोला डाल रखा है। अब इस गोले को अगर मैं आवेश देता हूं तो जो सारा का सारा आवेश है वो इसके अंदर तो कुछ नहीं रहने वाला, तो कहां पर आ जाएगा सारा का सारा आवेश बेटा? बाहर की तरफ आ जाएगा, सतह के ऊपर। तो जैसे ही मैंने इसको आवेशित किया तो सारा का सारा आवेश कहां पर आ गया बेटा? इसके सतह पर आ जाता है। ये आ गया, और इसकी त्रिज्या ये रही बेटा, यहां से यहां तक की। ये त्रिज्या क्या होगी बेटा हमारी? कैपिटल आर। अब हमने एक त्रिज्या और ज्ञात करनी है, मतलब कि इस गोले के बाहर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो मैंने बोला था जब भी गाउस के नियमों के अनुप्रयोग देखेंगे तो सबसे पहले हमें गाउसियन पृष्ठ की क्या करेंगे बेटा? परिकल्पना करेंगे। अब मैं क्या करता हूं, एक गाउसियन पृष्ठ की क्या करता हूं? परिकल्पना करता हूं। जो मैंने गोला ही ले लिया बेटा, कुछ इस तरीके से मैंने क्या ले लिया, एक गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना ही कर ली बेटा। जो गोला ही है पूरा का पूरा उसी की तरह है। ठीक है जी, एक गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर ली, और इसकी इस बिंदु से यहां तक की जो त्रिज्या है वो क्या है बेटा? हमारी स्मॉल आर। अब इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो तो चारों तरफ ही होगा, इस तरीके से यहां से भी निकल रहा है, यहां से भी निकल रहा है, यहां से भी निकल रहा है, यहां से भी, चारों तरफ ही है। सबसे पहले यहां पर एक ही बिंदु लिखेंगे, वो लिखेंगे फ्लक्स की परिभाषा। और जैसे ही फ्लक्स की परिभाषा लिखता हूं तो फाई बराबर में क्या आता है? क्लोज्ड लूप ई डॉट डी ए कोस थीटा। और हमारा काम आता है ई और डी ए के मध्य एंगल देखना। सबसे पहले इस गाउसियन पृष्ठ के ऊपर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डी ए अल्पांश ले लेते हैं। ले लिया जी। अब इस डी ए अल्पांश का जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी तरफ है, और ई भी हमारा क्या है बेटा? इसी तरफ, क्योंकि चारों तरफ निकल रहा है। तो थीटा कितना हुआ दोनों के बीच में बेटा? 0 डिग्री। तो चूंकि थीटा बराबर में क्या है? 0 डिग्री है। कैसे पता चला? ई बी इसी तरफ, डी ए बी इसी तरफ, थीटा कितना हो गया? 0।
फाई बराबर में क्या आ गया, क्लोज्ड लूप ई डॉट डी ए कोस 0 डिग्री। तो फाई बराबर में क्या आ गया बेटा, क्लोज लूप ई डॉट डी ए। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, डी ए आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम जानते हैं, क्या जानते हो वो भी लिखना पड़ेगा जरूरी, कि गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर की स्क्वायर। तो फाई बराबर में क्या आ जाएगा बेटा, और डीए का जो समाकलन आएगा वो ए आ जाएगा। और अगर मैं इसको लिखता हूं तो ई इंटू में क्या आ जाएगा, 4 पाई आर की स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 दे देंगे। हाँ जी, डन हुई यहां तक की बात। अब क्या करेंगे, अब हम सेकंड पॉइंट देंगे बेटा इसके अंदर, गाउस का नियम। और जैसे ही गाउस का नियम देंगे तो गाउस का नियम कहता है फाई बराबर में समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, यानी कि जब मैंने इसको आवेशित किया तो वो क्यू आवेश से आवेशित कर दिया, और समीशन क्यू की वैल्यू क्या डाल दी बेटा मैंने, कैपिटल क्यू दे देता हूं। ओके जी। तो जैसे ये दिया तो हमारे पास में जो वैल्यू आ गई, आधी काम मैं यहां पर कर रहा हूं, फाई बराबर में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2, हमें किसका मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या करोगे बेटा, दोनों की तुलना कर देंगे। Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर में E इंटू में 4 पाई आर की स्क्वायर। E बराबर में क्या आ जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में 4 पाई आर की स्क्वायर। हाँ जी, मजा आया टॉपिक। अब एक चीज आप सभी जने जानते हो बेटा, और वो जानते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर में होता है, के बराबर में होता है। तो E बराबर में क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर की स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कहां पर आया हमारे पास, आउटसाइड, या हिंदी में बोलेंगे बेटा बाहर। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। फटाफट, कुछ भी नहीं करा, सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करी, और गाउसियन पृष्ठ कैसा गोलीय लिया, फ्लक्स की परिभाषा लगाई, फटाफट हमने इसका समाकलन कर दिया, और एक ही जगह हमने 4 पाई आर, फिर गाउस का नियम लगाया, और सिर्फ इसको सॉल्व करा है बेटा। उम्मीद है मजा आया होगा यहां तक। अब सेकंड कंडीशन यहीं पर ही ले लेता हूं बेटा मैं, आर बराबर में कैपिटल आर। अब कुछ नहीं करना है, ये जो रिजल्ट आया है बेटा हमारे पास, इस रिजल्ट को ही हम आगे की तरफ करेंगे, और क्या लिख देंगे, जहां पर स्मॉल आर है वहां पर क्या कर देंगे, कैपिटल आर। ई बराबर में क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर की स्क्वायर। अब डायग्राम कहने का मतलब है कैसा आएगा, तो ये सारा का सारा जो गाउसियन पृष्ठ है वो सारा का सारा इसी के सतह के ऊपर आ जाएगा। बनाने का यहां पर ही प्रयत्न कर देता हूं फटाफट, ताकि हमें आगे इधर, ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये गोला, अरे थोड़ा सा बड़ा ही बना देते हैं, चलो कोई नहीं। ये हमारा गोला हो गया, जब इसको आवेशित किया तो सारा का सारा आवेश इसके सतह पर चला गया, और ये इसकी त्रिज्या होगी बेटा कैपिटल आर। जो हमारा गाउसियन पृष्ठ है वो इसी के ऊपर आ गया है। तो सिंपल सी बात हुई, आर और स्मॉल आर क्या हो गए, बराबर में आ गई। गाउसियन पृष्ठ भी इसी के ऊपर आ गया, तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर में होगी। दो बातें समझ में आई, हमने गोले के बाहर देखा, हमने गोले के सतह पर देख लिया, अब गोले के अंदर की बात करते हैं। अब इसको थोड़ा सा अपने सिंपली समझ लेंगे। जब मैंने इस गोले को क्या किया बेटा, आवेशित किया, तो सारा का सारा चार्ज इसके सतह पर आया था, गोले के अंदर पर कोई आवेश नहीं था। अब हमें कहां पर देखना है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के अंदर। तो मैं यहां पर थर्ड कंडीशन लिख रहा हूं, यहां पर
जब आर छोटा है किससे बेटा, कैपिटल आर से, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लिख रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ रहा है बेटा हमारे पास में 0। अब ये क्यों 0 है, इसका सिंपल सा आंसर यही है, क्योंकि जब हमने ये गोला बनाया, ठीक है, इस गोले को बनाया तो हमने जैसे देखा तो सारा का सारा आवेश इसके सतह पर ही चला जाता है, ठीक है। अब जो हमने गाउसियन पृष्ठ लेना है तो वो गाउसियन पृष्ठ इस गोले के अंदर की तरफ आ गया, इस गोले के कहां पर आ गया बेटा, अंदर की तरफ। ये जो त्रिज्या है बेटा हमारे पास वो तो है बेटा कैपिटल आर। अब ये जो त्रिज्या आ गई यहां से यहां तक की वो आ गई स्मॉल। अब अंदर की तरफ कोई आवेश नहीं है, इसीलिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो क्या रहा बेटा, 0 प्राप्त हो रहा है। हाँ जी, देख सकते हैं बेटा फटाफट आप टॉपिक को कि हमने इस टॉपिक को कैसे खत्म करा है बेटा। उम्मीद है बहुत ही अच्छे ढंग से ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आशा करता हूं इस वीडियो को आप बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे और बहुत ढेर सारा प्यार देंगे। तो इसी प्रकार हम आगे आपको से मिलते रहेंगे। आपका लाइक हमारे लिए बहुत हैप्पीनेस देता है, आपके लाइक देते हैं तो हमें और प्रेरणा मिलती है ताकि हम और वीडियो को आगे की तरफ बढ़ा सकें। तो फिर से कल दोबारा से आपको मिलते हैं, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।